हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज हम बात करेंगे 8 अगस्त 2023 के हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की। देखते हैं क्या है आज के टॉपिक में। आज हम लोग 3 एडिटोरियल को लेने वाले हैं, जिसमें अगर बात करें सबसे पहला पर्गिंग द नेशंस डाटा ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए क्या है, अगर आप डाटा का इस्तेमाल करते हैं, सपोज कीजिए किसी भी तरह के डाटा का इस्तेमाल करते हैं, उस डाटा को तभी उसकी ट्रांसपेरेंसी या रिलीवेंसी बनती है जब वो डाटा सेफ्टी मेंटेन रखे। लेकिन सेफ्टी के साथ साथ अगर इस डाटा को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ दिया जाए, पॉलिटिक्स के साथ इन द सेंस, अगर सपोज कीजिए कोई एक पर्सन है, जो वो पर्सन क्या कर रहा है, किसी एक जो एंटिटीज है उसमें काम कर रहा है, और वो एंटिटीज क्या कर रहा है, जो भी एक्स वाई जेड एंटिटीज है, वो क्या कर रहा है, इस डाटा को पब्लिश कर रहा है। और उसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस डाटे को थोड़ा चेंजेस कर रही है। जैसे अगर आप सपोज कीजिए सेंसस है, सेंसस अगर टाइमली हो तो ठीक है, लेकिन उसमें डिले हो रही है, यानी कि कोई ना कोई पॉलिटिकल रीजन होगी, ठीक है, या और कोई भी रीजन हो सकती है। तो उसी चीज को आप यहाँ पे बताया गया है, किस तरह जो नेशन की डाटा है वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ के अब आ रही है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा है नाइदर द राइट टू प्राइवेसी नॉट द राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखिए क्या है, अभी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है 2023 को लाया गया, ठीक है, जो कि काफी समय से पेंडिंग थी। 2018 से इस चीज की बात की जा रही थी, जब पुट्टू स्वामी केस हुआ था, उसमें राइट टू प्राइवेसी को मेंटेन रखने की बात की गई थी। अब यहाँ पे जो बिल लाया गया उसमें 2 कॉन्सेप्ट निकल के आ रही है, एक राइट टू प्राइवेसी का और एक है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इन दोनों के बीच में क्या डाइवर्जेंट है, क्या सिमिलरिटीज है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे, इसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। लास्ट, बियॉन्ड दी हाइप, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया ने अभी क्या किया है, एक सुपर सेमीकंडक्टर जो है वो बनाया है, सुपर सेमीकंडक्टर जो है वो डेवलप किया है। उसके बारे में जो रिसर्च हुई है, वो रिसर्च कितने हद तक ठीक है, कितने हद तक ठीक नहीं है, उसके बारे में यहाँ डिस्कस की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पर्गिंग द नेशंस डाटा ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए क्या बताया जाए। एस जेम्स जो है डायरेक्टर है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज के, कहाँ पे, मुंबई में। और ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। ऑटोनोमस मतलब अपनी चलाती है, ठीक है, मतलब जितने भी सारे डाटा पब्लिश होते हैं वो अपने रिलेवेंट भी बनाते हैं, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनता है। ठीक है, और ये किसके अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। और जब ये इसके अंडर में आता है तो ये डाटा पब्लिश करती है। तो इसके डाटा पब्लिश होने के बाद इसको क्या किया जाए, जो KS जेम्स है, जो डायरेक्टर है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के, उनको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब यह सस्पेंड करने का क्या मतलब बनता है, इन्होंने डाटा पब्लिश किया है, ठीक है, अभी बताएंगे किस कौन से डाटा, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, क्या किया है, तो इनको क्या किया है, सस्पेंड कर दिया गया। अब जो सस्पेंड कर दिया गया है, तो इन्होंने किस चीज पे, जो पब्लिकेशन किए थे, 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, जो 5वीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, जो इस इंस्टीट्यूशन ने प्रोड्यूस किया था, उसके ऊपर कुछ सवाल उठे और उन सवाल के ऊपर पे इनको क्या किया, रेस्टिगेट कर दिया गया, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया। अब बात करते हैं भैया, जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर रही है, इस डाटा को प्रोड्यूस करती थी पीरियोडिकली, और वो लगभग 2 डिकेड में ठीक ठाक चल भी रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन और जो ये डायरेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं ट्रेंड होते थे, अपने आप में एक डेमोग्राफर होते थे और अपने आप में ट्रेंड भी होते थे। और तो इससे लाजमी होती है कि जो डाटा आप प्रोड्यूस करोगे वो कहीं ना कहीं अच्छी होगी, ठीक है, क्वालिटी डाटा होगी। और जब क्वालिटी डाटा है तो सस्पेंड करने का क्या मतलब बनता है, यानी कि यहाँ पे एक एंगल आता है पॉलिटिक्स। क्या आपको ये चीज अच्छी नहीं लग रही है कि डाटा जो है, रिपोर्ट जो है किस तरह की बन रही है, कि एक्चुअली अगर डाटा गवर्नमेंट के अगर फेवर में है तो वेल एंड गुड है, अगर गवर्नमेंट के थोड़े से अगेंस्ट में आ जाती है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीज हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज से क्या होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, उनको किसी तरह से हटाने की कोशिश करती है। इस बारे में ये आर्टिकल जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बताया जा रहा है, ये गवर्नमेंट जो है क्या करती है, कुछ फाइंडिंग करती है और उसको फिर आगे बढ़ाती है, और इसके वजह से क्या होती है, जो पीरियडिकली पब्लिकेशन डाटा एजेंसी है उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। अब अगर बात की जाए कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे की, जो 2017-18 में कंडक्ट किया गया था, किसके द्वारा, NSO के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा, जो खुद में एक
जो है इस डाटा को कंडक्ट करवाती है। अब ऑफिशियल रीजन ये क्या कहती है कि इसमें जो मेथोडोलॉजी है वो कहीं ना कहीं फ्लॉज है, यानी कि जो ये मेथड यूज किया गया उसमें कुछ ना कुछ कमी है। अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के साथ साथ बात करें, ये एक पीरियोडिक सर्वे है, ठीक है, जो कि 10 साल से लगभग चलते भी आ रही है। और ये माना जाता है कि आप अचानक से कोई चीज को एडॉप्ट कर रहे हो और उसके ऊपर क्वेश्चनिंग मेथड को एडॉप्ट कर रहे हो और वो एकदम से क्या हो रहा है, फ्लॉज हो रहा है, इस चीज को कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप नेशनल स्टैटिस्टिकल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है वो क्या कर रही है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे कर रही है। अब इस पे करवाने पे क्या होती है प्रॉब्लम, आपने सबसे पहले चीज क्या मेथड इस्तेमाल किया, जो मेथड इस्तेमाल किया क्वेश्चनेबल मेथड को। अब क्वेश्चनेबल मेथड में क्या फ्लॉज आ रही है एकदम से कैसे बता सकते हो, मेथड है, ठीक है, और इस जैसे मेथड को यूज किया तो उन्होंने कह दिया कि इसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज है, ठीक है। अब पुरानी रिकॉर्ड के हिसाब से क्या बताती है, अगर हम बात करें कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि जो डाटा है, जो सजेशन है, वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को लीक कर रही है और फाइनल रिपोर्ट को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे कि जो कंजप्शन है वो क्या हो जाए, एग्रीगेटेड कंजप्शन जो है डिक्लाइन होते हुए नजर आए, ठीक है। और जो कमेंटेटर है वो क्या आर्ग्यू कर रहे हैं कि इनमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ में एनोमली देखने को मिल रही है और ये कहीं ना कहीं अच्छी रीजन है जिससे कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो पब्लिकेशन है या रिपोर्ट है उनको किस तरह से रोक सकते हैं। अगर कुछ एनोमलीज दिख रहे, अगर मान लीजिए आपको 19-20 नजर आए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको यही चीज 15 और 25 के अंदर नजर आए तो इसको क्या करोगे आप, एनोमलीज करके क्या करोगे, आपको इसको डाटा को बंद कर दोगे। तो ये सारी चीजें जो है कह रहे हैं कि इस तरह की टैक्टिक को अपनाया जाता है। अगर हम बात करें आर्गुमेंट जो है वो कहीं ना कहीं फ्लॉज है और ये टोटल कंजप्शन जो कि होता है ग्रोइंग ऑफ इकोनॉमिक में, उसको कहीं ना कहीं डिक्लाइन करने का काम करता है। जब इंक्लूजन की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है किसकी तरफ, रिच की तरफ। इसीलिए जब रिच की तरफ बात आती है कि आप सारी चीजों को क्या करते हैं, रिच लोगों की तरफ डाइवर्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये फ्लॉज बताकर क्या किया जाता है, इसको सप्रेस किया जाता है। अगर हम पीरियोडिक की बात करें, पीरियोडिक लेबर सर्वे की बात करें 2017-18 की, जो पहले रिलीज हुई थी 2019 में होनी थी, लेकिन एक्चुअली में ये रिलीज हुई नहीं, क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन था मई में, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इसको जानबूझ के कहीं ना कहीं डिले कर रही है, जिससे कि जो एम्प्लॉयमेंट है 45 साल का, वो कहीं ना कहीं 45 साल में सबसे हाई रही है 2017-18 में। और ये लाजमी इस बात है, क्योंकि उस टाइम पे अगर बात की जाए तो सब, एक तो जीएसटी, एक डीमोनेटाइजेशन, तो दोनों ने कहीं ना कहीं इंपैक्ट किया था, ठीक है। और ये बताया है कि जो रिकॉर्ड है राइज हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट का, नॉट सरप्राइजिंगली ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन, ये नॉन एग्रीकल्चर प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है। किस वजह से, डीमोनेटाइजेशन की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे दो कॉन्ट्रावेंट फाइंडिंग किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं रेफरेंस दे रहे हैं कि दो जो पॉइंटिंग है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में, वो बताया जा रहा है कि उसके वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, डिसकन्फ्यूचर जो है गवर्नमेंट मान रही है इसको। सबसे पहली चीज तो एनीमिया की राइज में, यानी कि जो यहाँ पे दो कॉन्ट्राविन जो डाटा देखा गया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, उसमें दो चीजों को पकड़ के इन लोगों ने क्या किया है, इस चीज को एनालिसिस किया है। सबसे पहला है एनीमिया, ठीक है, और दूसरे की मैं बात करूं, आप देख सकते हैं ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है। ये दो डाटा के ऊपर पूरी चीजें बताई गई है कि भैया आपने एनीमिया को कह रहे हो कि आप पूरी तरह से एलिमिनेट करोगे, लोगों के बीच पूरी तरह से नहीं, मतलब एलिमिनेट करने की बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन डाटा क्या बता रहे हैं, डाटा के हिसाब से कुछ और अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, तो यहाँ पे उस चीज की बात कीजिए। देखिए अगर बात की जाए एनीमिया कहीं ना कहीं राइज हो रहा है पूरे सेक्शन में पॉपुलेशन के, और ये सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन किसमें है, चिल्ड्रन में। अगर इनके लेवल को वास्तव में अगर डिस्ट्रीब्यूट विथ ओवरऑल हाफ इंडियन वुमेन जो एज है जिनकी 15 से 49, वो कहीं ना कहीं एनीमिया से प्रभावित है। और ये आइडिया कहीं ना कहीं हमारी इस चीज को बताती है कि हम इकोनॉमिक के तौर पे थर्ड लेवल पे पहुंच चुके हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक बनने की कोशिश कगार पे हैं, और हम जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारी जो पार्टिसिपेशन है, यानी कि इकोनॉमिकल पार्टिसिपेशन जो कि वुमेन है, वो कहीं ना कहीं अभी भी एनीमिया से जूझ रही है। तो ये चीज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बता रही है, इस चीज में बताया गया है, ठीक है। अब दूसरी जो बताई गई,
दूसरी की बात थोड़ी देर बाद बात करेंगे। यहाँ पे बताई जा रही जो सर्वे है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 को जो कंडक्ट किया गया था 2019 और 21 के बीच में, इसमें इंक्रीज बताया गया था फूड प्राइस इन्फ्लेशन में इस पीरियड के दौरान। क्यों? जो मंथली इन्फ्लेशन रेट है वो कहीं ना कहीं बढ़ चुकी थी -1.3 तक जनवरी 2019 में, लेकिन ये क्या होगी +2.1% होगी दिसंबर उसी ईयर में। तो देखिए -1.3 तक पहुंच रही है और उसके बाद 12.1% तक पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं अलग सिचुएशन बन रही है और इस चीज को कहीं ना कहीं डिक्लाइन करने की बात की जा रही है। अगर हम एनीमिया की बात करें, ये कहीं ना कहीं हम लोग जो फूड लेते हैं उन्हीं से ही होता है। अगर फूड की कमी होती है तो एनीमिया की बीमारी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर आप फूड की प्राइस भी ज्यादा रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लेशन अगर ज्यादा रखोगे तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि एनीमिया जो है वो इंक्रीज होगी। हायर इन्फ्लेशन इनकम हैज कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग कोविड-19। अगर आपकी इन्फ्लेशन जो है ज्यादा होगी और इनकम के साथ जुड़ के आएगी तो कहीं ना कहीं वो कोविड-19 जैसे इस तरह की प्रॉब्लम जो है को वो क्या करेगी, बढ़ाएगी। ठीक है, और इनकम को क्या करना चाहिए, आपको इनकम आप एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आपको क्या देनी है, आपको इस चीज पे भी काम करना है, सोशल वर्क पे भी काम करना है। ठीक है, तो दूसरी फाइंडिंग है उन्होंने बताया ओपन डेफिकेशन फी। क्या ये जो आप डाटा कह रहे हो कि 100% पूरी फ्री है ओपन डेफिकेशन में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या कह रहा है कि जो परसेंटेज है सब्सटेंशियल राइज हुआ है परसेंटेज में हाउस होल्ड इंप्रूविंग सैनिटेशन फैसिलिटी 2015-16 के हिसाब से। अब क्या राइज हुआ है वो देख लेते हैं। देखिए जो फिगर है कहीं ना कहीं ये बताती है 100% अबाउट फिफ्थ, और साथ ही साथ ये बता रहा है जो फिगर है ओपन डेफिकेशन रिपोर्ट की 2005-6 के हिसाब से 55% थी, 15-16 के हिसाब से 39% और 2019-21 की वजह से 19%। तो यानी कि 55, 39 और 19 इन दोनों इनके डिफरेंस इतने ज्यादा आ रहे हैं कि ये एक्चुअली में पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इनके अगर रिडक्शन की बात करें फर्स्ट पीरियड में तो अचीव करना कि सेकंड वन एक्चुअली क्विट इंप्रेसिव, ये चीज को बताया गया। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या इतनी जल्दी हमारी जो बिहेवियरल चेंज है वो हुई है। जो बात बताई जा रही है कि आप अगर ओपन डेफिकेशन फ्री कर रहे हो इसका मतलब लोगों के बीच में आपने क्या किया है, सबसे पहली जो चीज तो बिहेवियरल चेंज लाया है। क्या इतनी जल्दी लोगों के बीच में बिहेवियरल चेंज आ गया? दूसरी चीज, आपने टॉयलेट्स को ओपन करवाया, क्या इतनी जल्दी हर जगह पे जो है टॉयलेट्स ओपन हो गए? चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं, क्या पूरी तरह से हर एक गांव में हर एक पॉइंट पे आपने टॉयलेट की सिस्टम बनवाया? ये एक बताने वाली बात होगी। और आपने अगर सपोज कीजिए 2015 में कोई चीज बनाया है, क्या वो 2021 तक वैसे के वैसे एक्चुअली रहेंगे? तो इसमें भी थोड़ी सी डाउट है। क्यों? क्योंकि सर्विस भी कोई चीज जो है 2 साल में भी सर्विस हो सकता है, 3 साल में भी सर्विस मांग सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया तो जा रहा है कि हम लोग स्वच्छ भारत अभियान की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये फेल होते हुए हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिखती नजर आ रही है। जो ये बताया जा रहा है जो परसेंटेज है हाउस होल्ड यूजिंग इंप्रूविंग सैनिटेशन फैसिलिटी नेशनल फैमिली दौर पे इसमें ऐड किया गया, ये इंडिकेट करता है डिनोट द एक्सेस ऑफ टॉयलेट फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटी को किस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई जा रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो डाटा रिलीज होती है उसको वेरीफाई करना जरूरी है, वेरीफाई करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद उस डाटा को ग्राउंड लेवल पे हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहिए। अगर आप इंफॉर्मेशन को एक ऊपर लेवल से ही कर ले रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तीसरी चीज उसका रेलिवेंट क्या है, आप उस चीज को देखना पड़ेगा। क्या वो डाटा किसी और डाटा के साथ क्लैश में तो नहीं आ रहा है? अगर क्लैश में आ रहा है तो उन दोनों डाटा को क्या करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए, कौन सा बेटर डाटा है उस चीज को पब्लिक के सामने लाना चाहिए। ठीक है, चलिए, और एक और लास्ट चीज कि इसको पॉलिटिकली आपको क्या करना है, अलग रखना है। यानी कि पॉलिटिकल का इंटरवेंशन जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, अपने इंडिपेंडेंट के तौर पे काम करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइदर द राइट टू प्राइवेसी नॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या बताया जा रहा है यहां पे, जो डाटा प्रोटेक्शन डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल
23 को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें कहीं ना कहीं ये बताया गया है जो डाटा माइनिंग है उसको लीगलाइज करने की बात की गई है रेदर देन सेफ गार्ड ऑफ राइट टू प्राइवेसी, यानी कि आपकी जो राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 ये कहती है कि राइट टू प्राइवेसी, लेकिन उस राइट टू प्राइवेसी को ना मेंटेन रख के आप ये कह रहे हो डाटा को माइनिंग करने की, यानी कि आप डाटा को कहीं ना कहीं जो माइनिंग कर रहे हैं निकाल रहे हैं उसको लीगलाइज कर रहे हो और ये लीगलाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए कुछ मामलों में तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जैसे मनरेगा की डाटा है, मनरेगा की डाटा के हिसाब से आप अगर किस पर्सन को कितना सैलरी मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है ये तो ठीक है, लेकिन क्या उससे प्राइवेसी मेंटेन हो रही है, ये दोनों क्वेश्चन बन के आ रही है। और यहीं पे कहीं ना कहीं राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी किस तरह से क्लैश में आ रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए तो क्या बताया जा रहा है, जो 9 जज की बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, 2017 में इन्होंने बताया था कि राइट टू प्राइवेसी को कहीं ना कहीं अफर्म करना चाहिए हमें, ठीक है, और इंटरनेशनल बेंचमार्क भी होना चाहिए और इलिस्ट्रेशन करना चाहिए जिससे कि जो नई चैलेंज है जो राइट टू प्राइवेसी में आते हैं कहीं ना कहीं उसको भी हमें रोकने की कोशिश करना चाहिए। उसके लिए क्या किया गया, अब जो है काफी कोशिश के बाद अब जो है डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है 2023 का इंट्रोड्यूस किया गया लास्ट वीक में, और इसमें बहुत सारी चीजों को डिबेट किया गया। सबसे पहली चीज अगर यहाँ पे बात की गई राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आरटीआई एक्ट के अंदर आता है। क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी दोनों कॉन्ट्राविन नहीं करते हैं? देखिए कैसे बताया जा रहा है। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी की गवर्नमेंट यानी कि आप अगर सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने मिल्क प्रोडक्शन किया और मिल्क प्रोडक्शन में कितना मिल्क जो है हमारे इंपोर्ट हुआ है और एक्सपोर्ट हुआ है, आपको अगर इसकी जानकारी लेनी है तो आप एक आरटीआई डाल दो और आरटीआई के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज अगर आप प्राइवेसी की बात करते हैं तो एक पर्सन की डिटेल, यानी कि अगर वो हेल्थ डिटेल की बात करें तो उसकी हेल्थ कंडीशन किस तरह से है तो वो आपकी क्या होगी, प्राइवेसी की बात, कि वहां पे डिटेल जो है लीक ना हो, यानी कि ये हेल्थ की रिपोर्ट क्या हो, एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो है इस हेल्थ रिपोर्ट को बनाया और उस डाटा का यूज कौन कर रहा है, उस डाटा का यूज आपके जो इंश्योरेंस कंपनी वगैरह है इस तरह के लोग जो है कर रहे हैं। उसके वजह से क्या होगा, उनको बार बार कॉल्स आएंगे कि भैया आप ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, आपको ये बेनिफिट देंगे, ये बेनिफिट देंगे, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं क्या होती है जो हेल्थ के रिलेटेड, ये जो चीजें मैंने समझाया ये आपका आता है प्राइवेसी के अंदर कि आप डाटा प्राइवेसी किस तरह रखते हो। और ये जो चीज मैंने बताया आपको ये है आपका किसमें, आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन कर रहे हो क्या वो अकाउंटेबल है या नहीं है, उस चीज की यहाँ पे बात होनी जरूरी है। अगर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो अकाउंटेबिलिटी सही तरीके से होनी चाहिए और ये कहीं ना कहीं डिपेंड करती है हमारी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस पे। तो यहाँ पे क्या और क्या बताया जा रहा है, यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्पिटिंग राइट जो है वो बन के आ रहा है। कैसे, जो दो राइट्स है जो कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं एक दूसरे को, कैसे, राइट टू इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं क्या कह रहा है, गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी को बात करता है, और राइट टू प्राइवेसी जो क्या करता है वो करता है गवर्नमेंट किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करिए उस चीज को। यानी कि एक गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सारी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ साझा करना और लोगों की प्राइवेसी इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या करना, सेफ गार्ड करना। ये जो सेफ गार्ड है डाटा का वो कहलाता है आपका क्या, राइट टू प्राइवेसी। और ये जो इंफॉर्मेशन है आपका ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है मनरेगा का। क्या बताया गया है कि मनरेगा में जब डाटा जो है वो क्या किया जाता है, आपको दिया जाता है, मतलब डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है। अब उस डाटा कलेक्ट करने पे क्या होता है, बहुत सारे डिस्क्लोजर जो है वो कहीं ना कहीं इंश्योर होते हैं, जिससे कि इससे मॉनिटर किया जाता है जो वर्कर को कितना एक्सपेंडिचर करना है, कितनी फैसिलिटीज देनी है, किस तरह की चीज करनी है, ये कहीं ना कहीं सोशल ऑडिट में आ जाती है। और उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं सभी लोग कर सकते हैं कि भैया मनरेगा में इतने लोग हैं तो हेल्थ मिनिस्टर उसके लिए अलग फंड निकालेगी, जो फाइनेंस मिनिस्टर अलग फंड निकालेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फंड जो है रिलीज करेंगे मनरेगा का डाटा का यूज करके। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरी साइड भी बन के आती है, जो ऑपरेटर यूज करते हैं, जो मॉनिटर करते हैं उनको, वो मॉनिटर क्या होगा कि भैया इन डाटा का इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, वो कितना कमा रहे हैं, वो कितना ले रहे हैं, वो कितना सेविंग कर रहे हैं, उस चीजों का इस्तेमाल जो करते हैं वो आपका क्या हो गया, वो जैसे इंश्योरेंस और सेविंग जो वगैरह
कंपनीज वगैरह होती है वो क्या करती है, उनके पास इनको भेज दिया जाता है और वो इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। इन लोगों को फोन कर करके बोलते हैं आप ये चीज ले लो, आप वो ले लो, होम ले लो, होम लोन ले लो, ये लोन ले लो, ठीक है। तो इस तरह से जो है लोगों को परेशान करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं डाटा क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें अभी की, जो डीपी बिल जो है 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने और यहाँ पे कहने की ट्रांसपेरेंसी की बात की गई, दोनों ही गवर्नमेंट और प्राइवेट। यानी कि आप अगर डाटा देते हो, आप सपोज कीजिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, क्या वहां पे डाटा कलेक्ट नहीं होता है? बिल्कुल होता है। क्या वो ट्रांसपेरेंसी रखता है, या गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंसी रखती है? यहाँ इस चीज की बात की जा रही है। अगर हम बात की जाए, अ बिल प्रोवाइड फॉर प्रोसेसिंग डिजिटल पर्सनल डाटा, यानी कि जो बिल है वो कहीं ना कहीं प्रोसेस कर सकता है हमारे डिजिटल पर्सनल डाटा को और रिकॉग्नाइज कर सकता है दोनों ही राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, जिससे कि प्रोटेक्ट हो, वो अपनी पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो जरूरत की चीज हो, नीड टू प्रोसेस डाटा फॉर लॉफुल पर्पज, यानी कि अगर कोई कानूनी रूप से जरूरी हो तो उस चीज में भी डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि पर्सनल डाटा का एक तो चीज है कि आप पर्सनल डाटा का प्रोटेक्शन कर रहे हो, दूसरा ये जो पर्सनल डाटा है इसका इस्तेमाल आप लॉफुल तरीके से भी कर रहे हो, यानी कि सारी चीजें जो है किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। और गवर्नमेंट किस तरह से लॉफुल इस्तेमाल कर रही है वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पे सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 ने क्या डिफाइन किया, लॉफुल पर्पज का मतलब है कि ये पॉसिबल मैनर हो सकता है कि कोई भी पर्पस विच इज नॉट एक्सपेंसिवली फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि कोई भी ऐसी चीजें जो लॉ के अंदर छुपी ही नहीं है, यानी कि आप सारी डाटा को क्या करोगे, लॉ के अंडर लाके उसको ओपन कर सकते हो। तो ये चीज बताया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही ये बताए, स्कार्पिंग इन्फॉर्मेशन, वेजेस, पेंशन पेड टू वर्कर, पेंशनर, मोबाइल नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिशियरी फ्रॉम द गवर्नमेंट पोर्टल नॉट एक्सपेंसिवली फॉरबिडन, पूरी तरह से फॉरबिडन नहीं किया जाता। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे बताया गया, जितनी काम की चीजें मैंने आपको समझा दी। अब इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा अलग हटके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे अंडरमाइन द राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो कि बताता है सम ऑफ दिस टेंशन एंड कंसिक्वेंटली लीड टू लिमिट ओन रीच, यानी कि हमारी कुछ प्रॉब्लम को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। और ये डिस्क्लोज कर देता है जिसको एग्जेम्पशन कर रखा है फ्रॉम डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन वुड बी ग्रांटेड, यानी कि सेक्शन 8 आरटीआई एक्ट के क्या कर रखा है, कुछ सिचुएशन को लिस्टेड किया है जहां पे हम लोग डिस्क्लोज कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, वहां पे एग्जेम्पशन दिया गया है, ग्रांटेड दिया गया है। जैसे अगर सपोज कीजिए आप किसी लीडर ने कितनी कमाई की है या कहां कहां से कमाई है, तो इन चीजों को कहीं ना कहीं फॉरबिडन करने की अनुमति है। लेकिन ये क्या पर्सनल जो पीपल है, जो पर्सन है, क्या उनके लिए नहीं है? बिल्कुल, कुछ चीजें जो है कहीं ना कहीं दोनों के लिए बंद कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज को भी बता रहे। सेक्शन 8J कहीं ना कहीं ग्रांट करता है एग्जेम्पशन को, डिस्क्लोजर इफ इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन सोर्स, यानी कि अगर अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सपोज कीजिए मेरी कल वाइफ है और उसकी इंफॉर्मेशन कोई लेना चाहता है कि आपकी कितनी वाइफ है, आपके कितने चाइल्ड है, तो ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मना कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट की बात करें, या तो पब्लिक एक्टिविटी या इंटरेस्ट की बात करें, जो कॉज अनवारंटेड इन्वेजन प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल की प्राइवेसी है, भैया इंडिविजुअल की प्राइवेसी है, वो किस तरह से इसको रखना चाहता है। अगर मैं कल पैसे कमाता हूं किसी भी थ्रू, ठीक है, जब तक मेरे पास इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं आ रहा तब तक तो मैं वजह से पैसे कमा रहा हूं, लेकिन जिस दिन वो आ गए तो उनको मुझे ब्यौरा देना पड़ेगा कि ये चीज जो है यहां से मैंने इनकम किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब तक यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं, अनलेस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फील दैट लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाइज डिस्क्लोजर, जब तक पब्लिक जो आपके इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, जब तक उनको फील ना हो कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काफी जरूरी है, तब तक ये खुलासा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। अगर हम लोग डिजिटल प्रोटेक्शन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल की बात करें 2023 की, उसने कहीं ना कहीं रिप्लेस किया सेक्शन 8L1J विथ जस्ट इंफॉर्मेशन विच रिलेटेड टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन जो कि अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस किया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये जो आरटीआई एक्ट 2005 की बात करते हैं, जस्ट वन एग्जांपल, द करेंट रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक सर्वेंट,
जो करंट रिक्वायरमेंट है जैसे पब्लिक सर्वेंट की, जैसे कि जज हो गए, आपके आईएएस ऑफिसर हो गए या आईपीएस ऑफिसर हो गए, उनकी जो इमूवेबल एसेट्स वगैरह है उसको कहीं ना कहीं एक लिमिट रखा है और डिस्क्लोज करने की बात की है। और ये इन्फॉर्मेशन, दिस इज द इंडेड इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कहीं ना कहीं यहाँ क्या हो रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है, लेकिन जो सर्व कर रहा है वो कहीं ना कहीं लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट को यहाँ पे सर्व कर रहा है। ठीक है ना, अब बात करते हैं आगे। अब इसके लिए करना क्या चाहिए, देखिए सबसे पहली चीज तो हमें इन डाटा प्रोटेक्शन को एक सेफ गार्ड देना जरूरी है। सेफ गार्ड देना जरूरी है। अगर इस तरह की डाटा प्रोटेक्शन अगर प्राइवेट प्लेयर लीक करता है या किसी के थ्रू भी लीक होता है, तो वहां पे अगर बाहर की कंट्री देखे तो वो कुछ ना कुछ वायलेशन पे आपको फाइन लगाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह के प्रावधान को लेना पड़ेगा और हमें जो लिटरेसी लेवल है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, जो पुअर डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करना पड़ेगा, और लोगों को साथ ही साथ अवेयर करना पड़ेगा ताकि वो डाटा को अपने डिस्क्लोज ना करे। जिस तरह की डाटा जैसे पिन वगैरह आप ऑटोमेटिकली लोग क्या करते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, उनको नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह की चीजों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है हमारे पास, आई थिंक लास्ट आर्टिकल है, हाँ, बियॉन्ड द हाइप इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन इज क्रूशियल ऑन क्लेम अबाउट मटेरियल LK99। देखिए क्या है, यहाँ सिंपली मैं बता दूं, जो LK99 है उसको क्लेम किया है कि वो डेवलपमेंट किया है कंडेंसर मैटर फिजिक्स, एवरी न्यू क्लेम रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर विद मोनोक्लाइज हेडलाइंस वर्ल्ड वाइड किक ट्रिमेंडस हाइप। क्या बताया जा रहा है कि जो लास्ट मंथ है साउथ कोरिया ने क्या किया, एक अनाउंसमेंट किया जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि हमने क्या किया, सुपर कंडक्टर को जो है रूम टेम्परेचर या जो एम्बिएंट प्रेशर पे हमने डेवलप किया है, और वो है LK99। नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। बस इससे ज्यादा और कुछ इसमें एनालिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं है, मैं सीधा ये बता दूं, ये सारी चीजें आपको इसमें बताया गया किस तरीके से अगर आप कोई चीज लेके आ रहे हो तो उसमें क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको सही तरीके से जांच करनी चाहिए, यानी कि आपको जांच करनी चाहिए। आपको साथ में जो आपकी प्रोटेक्शन है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रोटेक्शन किस तरह के, जो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह देते हो उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर कराना है कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, और इसकी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन को जो है साइंटिस्ट के सामने रखना, ताकि आपने किस तरह से किया है, किस तरह से नहीं किया है इस चीज को। लेकिन इसका सैंपल जो है ये मना कर रहे हैं कि सैंपल वगैरह जो है हम जो है नहीं रख सकते, क्योंकि सैंपल रखने से हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास से चली जाएगी। इस चीज की भी ये जो है बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी ये रूम टेम्परेचर कितने हद तक हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो सकती है, कि ये जो इन्होंने डिस्कवर किया है क्या सही में डिस्कवर किया है या नहीं किया है, या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो ये क्लेम कर रहे हैं हमने इस तरह की किया है, क्या इस तरह की लिटरेसी जो है लोगों के पास है, साइंटिस्ट के पास है, जिससे कि वो इसको बेस्ट क्वालिटी का मान सके। ये सारी चीजें यहाँ पे क्या किया है, बताया गया है। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है आपके लिए, बस यही जानना था कि LK99 इसको किसने, ये क्या है आपका सुपर कंडक्टर है, कहाँ पे, रूम टेम्परेचर और एम्बिएंट प्रेशर पे। ठीक है, और इसको जो है बनाया गया है, इसका नाम रखा गया है LK99। ठीक है, चलिए, और किसने बनाया, आपके साउथ कोरिया ने जो है इसको डिस्कवर किया है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आप आज का आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।